नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। लगातार इन दिनों एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय को अदालतों से लताड़ पड़ रही है, क्योंकि उनके काम करने का तरीका और उन्होंने किस तरीके से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को एक ऐसा हथियार बना लिया है कि विपक्षी नेता हो चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, उनको जबरदस्ती जेल में बंद करने का हथियार किस तरह से बन रहा है, उसको लेकर अब अदालतें बहुत कड़ी हो चुकी हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि गुरुवार 27 सितंबर को कहा है कि संवैधानिक अदालतें धन संशोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए के प्रावधानों को प्रवर्तन निदेशालय के लिए ऐसा माध्यम बनाने की अनुमति नहीं दे सकती जिससे लोगों को लंबे समय तक कैद में रखा जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब पीएमएलए के तहत दर्ज शिकायत की सुनवाई समुचित समय से अधिक लंबी चलने की संभावना है, तो संवैधानिक अदालतों को जमानत देने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने पर विचार करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा संदेश है आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो उनकी संवैधानिक ताकतें हैं उसका इस्तेमाल अब कोर्ट्स करेंगी। अगर ईडी या फिर उनके अधिकारी नहीं सुनते, नहीं समझते और उनको अगर पीएमएलए का कानून नहीं समझ आता, तो अब संवैधानिक अदालतें उनको इस ताकत को समझाने की कोशिश करेंगी। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा है, और मैं कोट कर रही हूं एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा है। इसका कारण यह है कि पीएमएलए की धारा 45(1)(2) सरकार को किसी आरोपी को अनुचित रूप से लंबे समय तक हिरासत में रखने की शक्ति नहीं देती है, खासकर तब जब समुचित समय के भीतर मुकदमे के समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि समुचित समय क्या होगा इस बात पर निर्भर करेगा कि आरोपी पर किस प्रावधान के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है और अन्य कारक क्या है। सबसे प्रासंगिक कारकों में से एक अपराध के लिए न्यूनतम और अधिकतम सजा की अवधि है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी, और ये टिप्पणी उन्होंने तमिलनाडु के जो पूर्व मंत्री हैं सेंथिल बालाजी को धन संशोधन के एक मामले में जमानत देते हुए ये कहा है। तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट आज अपनी ताकतों को याद दिला रही है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है तो क्या देश के हाई कोर्ट्स और जो निचली अदालतें हैं वो भी इसका अब संज्ञान लेंगी। अभी आपने देखा था, परसों की ही बात है कि जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है वहां पर जस्टिस सिंधु ने एक कड़ी टिप्पणी की थी और कहा था कि इस तरीके से जेल में किसी को रखना लंबे अवधि तक आप समय सीमा निर्धारित करें, तो एक अच्छी खासी टिप्पणी वहां से भी आई थी। और आज अब सुप्रीम कोर्ट सेंथिल बालाजी के मामले में अगर इस तरीके की टिप्पणी कर रहा है तो क्या ईडी सुधरेगी। और अभी हाल में कोर्ट्स ने सिर्फ ईडी को ही लेकर नहीं, सीबीआई को लेकर भी बहुत कड़ी टिप्पणियां की हैं, लेकिन इतनी मोटी चमड़ी है हमारे जांच एजेंसीज की कि उनको ऐसा लगता है कि कोर्ट्स की कई बातों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। संजय हेगड़े जो कि वरिष्ठ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिस्टर हेगड़े, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और जो सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी आई है सर, पहला सवाल यही है कि जांच एजेंसियों की जो चमड़ी है क्या वो इतनी मोटी हो चुकी है कि ना अब इन्हें सुप्रीम कोर्ट के कहने का फर्क पड़ता है, ना हाई कोर्ट का, और निचली अदालतों को भूल ही जाइए कि उनको कुछ समझा भी जाता है। उनकी चमड़ी मोटी हो या पतली हो वो तो अलग बात है, पर उनके पास जो पावर है वो उसको इस्तेमाल करना की आदत पड़ गई है। देखिए, नॉर्मल लॉ क्या कहता है? नॉर्मल लॉ यही कहता है कि जब तक किसी का दोष अदालत में सिद्ध नहीं होता तब तक उसे सजा नहीं दिया जा सकता। हाँ, प्रावधान ये भी है कि अगर इन्वेस्टिगेशन के समय आपको कुछ वक्त के लिए उनकी हिरासत चाहिए तो मिल सकता है। पर क्या होता तो ये है कि हिरासत के ये तफ्तीश के वक्त हिरासत में ले लेते हैं और फिर कह देते हैं कि भैया आप कोर्ट आप चाहे तो मुकदमा चला लीजिएगा, और हम मुकदमा चलाने आराम से आएंगे या मुकदमा तैयार होने में वक्त लगेगा, पर तब तक आप उसे बेल ना दीजिएगा। बेसिक प्रॉब्लम ये है। प्रॉब्लम तो पुलिस वाले का मेन जो पावर है और जो ईडी वालों के लिए ज्यादा है, और दूसरे कई लेजिस्लेशन में पुलिस वालों का भी पावर वही है कि एक बार अगर किसी को गिरफ्तार करे
तो कोर्ट्स को बेल देने के लिए ये तय करना पड़ता है कि वाकई इस अपराध में इनका कोई हाथ नहीं है, बिल्कुल निर्दोष है। और ना सिर्फ बिल्कुल निर्दोष है, हमने सारे जो जो भी सबूत है वो सब देख लिया है, उसके बेसिस पर हम कहते हैं। तो तो वो अगर उस डिटर्मिनेशन तक आने के लिए पूरा ट्रायल ही कंप्लीट करना पड़ता है। तो इसीलिए पीएमएलए के ईडी अधिकारी और अन्य अधिकारी यही कहते हैं कि साहब नहीं, हम तो किसी को बंद कर देंगे और बाद में वो निर्दोष है कि नहीं वक्त आने पर पता लगेगा, और वो वक्त कभी नहीं आता। नहीं, लेकिन मिस्टर हेगड़े जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है, अब अदालतें जानने लगी और अदालतें ये कहने लगे हैं कि आप गिरफ्तार करके सिर्फ तफ्तीश के लिए नहीं कर रहे हो, आप गिरफ्तार इसलिए कर रहे हो ताकि उसको कोई सजा मिले। फिर आप उसे दोषी करार कभी नहीं कर पाते हो, कभी मुकदमा चलाते नहीं हो। तो ये गेम हम आगे नहीं खेलेंगे। वही सिग्नल आ रहा। लेकिन मिस्टर हेगड़े, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो संवैधानिक जो ताकत है उसकी बात करते हुए कहा कि संवैधानिक अदालतें किसी भी मामले में हमेशा अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल कर सकती हैं। और पीठ ने यह भी कहा है कि संवैधानिक अदालतों को पीएमएलए के तहत मामलों से निपटते समय यह ध्यान में रखना होगा कि कुछ अपवाद मामलों को छोड़कर अधिकतम सजा 7 साल की ही हो सकती है। क्या कोर्ट्स का ये अल्टीमेटम एक तरीके से है जो ईडी जिस तरीके से पीएमएलए के केसेस को हैंडल कर रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि कल ही मैं कोर्ट में था जब एसवी राजू साहब जो एएसजी थे, तो उनका ये कहना था कि अगर किसी को अंदर हम रख दे तो आप 3.5 साल से पहले आप उनको बेल नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम सजा 7 साल की है और आधा सजा खत्म होने के बाद फिर बाद में आप बेल दे सकते हो। और ऐसे मामलों में जहां ट्रायल नहीं हुआ हो फिर भी 3.5 साल किसी को अंदर रख के, और फिर अगर ट्रायल में वो बेकसूर बताया जाए तो फिर वो 3.5 साल कोई वापस उनसे तो दे नहीं सकता। तो ईडी का जो पावर है किसी को अंदर करने का, उसे बिल्कुल इस्तेमाल करना और फिर कोर्ट में डिफेंड करना, ये एक आदत पड़ गई है। और अब कोर्ट्स ये समझने लगे हैं कि सब किसी को भी आप ईडी का इल्जाम लगा रहे हो, पीएमएलए का इल्जाम लगा रहे हो, क्योंकि पीएमएलए भी जैसे वर्डेड है बहुत ही वाइडली वर्डेड है, हर चीज को आपने पीएमएलए में डाल दिया था। हालांकि आपके जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस थे वो तो सिर्फ ड्रग्स मनी और आर्म्स मनी के लिए थे। तो अब कोर्ट्स ये सिग्नल दे रहे हैं कि अगर आप अनरीजनेबल रहते हो, बिना वजह लोगों को पीएमएलए के केस दाखिल करके फिर जेल में भेज देते हो, तो हम बेल देने लगेंगे। और स्पेशली जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, वो एक्ट के जो लिमिटेशंस है उसके पार भी जा सकते हैं। वो ये सिग्नल आ रहा है। मिस्टर हेगड़े, लेकिन ये क्या कोई एक नया पॉइंट हम अदालतों में, एक नया टर्निंग पॉइंट मैं कहूंगी कि ये क्या अदालतों में दिख रहा है? क्योंकि इतने सालों से इतने सारे लोगों को जबरन बहुत लंबे समय तक हिरासत में लिया, कोर्ट्स उस समय तक नहीं बोले, लेकिन अब कोर्ट्स ने बोलना शुरू किया है। क्या ये एक नया पैटर्न जुडिशरी में दिख रहा है जहां पर वो रियलाइज कर रहे हैं कि अब बहुत हो गया? क्योंकि कोर्ट्स की आलोचना हुई है, जजेस तक की आलोचना हुई कि जजेस ने ऐसा लगता है कि आंख बंद कर ली है, न्यायपालिका ने बिल्कुल अपनी आंखें बंद कर ली हैं इन सारी चीजों पर। तो क्या पानी बहुत ज्यादा हद से ऊपर निकल चुका था और इसलिए अब अदालतों को प्रेशर में आकर अब ये बोलना पड़ रहा है? देखिए, अदालतें प्रेशर में नहीं आती, अदालतें देखते हैं, अदालतें
कभी अपने फैसले पे बहुत गौर करते हैं, कभी देर भी हो जाती है। ये आजकल पीएमएलए का दुरुपयोग हो रहा है। आपको पता है कि एक ज़माने में मीसा करके एक कानून था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत इमरजेंसी में लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया गया। तो लालू जी ने अपनी बेटी का नाम भी मीसा भारती उसीलिए रखा था। तो ये तब मीसा थी, कॉफिम्पोजा था। उसके बाद आपको याद होगा कि टाडा और पोटा जब आए, सख्त कानून जब आए, फिर उन्हें भी वापस लेना पड़ा, क्योंकि जब आप सख्त कानून बनाते हो किसी एक परिस्थिति के लिए, पर जो उसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो उसका बिल्कुल दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। वो तो हिंदी फिल्मों में भी तो फिर डायलॉग आने लगा ना, तो पुलिस इंस्पेक्टर कहता है तुम्हें टाडा में बंद कर दूंगा। तो वो एक पॉपुलर परसेप्शन बन जाता है कि ये एक तगड़ा कानून है और बड़ी बेरहमी से उसे वापरा जा रहा है। तब कोर्ट्स फिर बाद में कहते हैं नहीं भैया ऐसा नहीं। कभी कोर्ट्स कहते हैं, कोर्ट्स कहने के बाद फिर कभी कभार लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट उन कानूनों को या तो रद्द कर देता है या उसमें संशोधन लाता है। लेकिन मिस्टर हेगड़े, आपको लगता है कि अदालतों ने देर किया इसको समझने में और रियल मंशा एनफोर्समेंट एजेंसीज की समझ में नहीं आई, चाहे वो ईडी हो चाहे सीबीआई हो, जिस तरीके का दुरुपयोग हो रहा है, अदालतें इसमें जल्दी भी इस तरीके के अल्टीमेटम्स दे सकती थी, लेकिन अब उन्होंने देना शुरू किया है, तो क्या देर हो गई इस चीज में? देर आए दुरुस्त आए, वो एक कहावत है, पर अमूमन अदालतें चलते हैं एक ये मान के कि सरकार अगर कानून बनाती है तो उसका दुरुपयोग नहीं होगा और वो कानून एक संवैधानिक रूप में इस्तेमाल होगा। पर जब वो संवैधानिक रूप में इस्तेमाल नहीं होता है, दुरुपयोग होता है, एक कभी कभार एक दो गलतियों को अदालतें माफ भी कर देती है या सोचती है कि ये एक एबरेशन था, पर जब वो पैटर्न बन जाता है तब अदालतें फिर कहते हैं भैया ये बहुत हो गया, ये हमने बहुत सुन लिया और हमारा काम है कि जब स्टेट का जबर सिटीजन पर पड़े तो हमें रोकना है, हम ब्रेक होते हैं सिस्टम में, तो ब्रेक लगने लगा है। कहीं ना कहीं क्या कोर्ट्स की भी इसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है? ठीक है, आप ये सही कहा कि देर आए दुरुस्त आए, कम से कम अब तो कोर्ट्स की आंखें खुली, लेकिन इस दौरान जितने लोगों के साथ अन्याय हुआ है, जितने लोगों के साथ घंटों घंटों पूछताछ हुई, उनके साथ इनजस्टिस हुआ, अब उसका कॉम्पेंसेशन क्या है? क्या अदालतें उनको कॉम्पेंसेट करेंगी या फिर एनफोर्समेंट एजेंसीज उनको कॉम्पेंसेट करेंगी? कैसे इसकी भरपाई कैसे होगी पूरी? भरपाई के लिए ये भी तो इसी जजमेंट में जस्टिस ओका ने भी कह दिया था कि कोई एक मुकदमा अगर पूरी तरीके से चले और फिर आदमी बिल्कुल निर्दोष पाया जाए, उसी के बाद भरपाई का बात होता है ना, तभी तो कोर्ट्स आगे बढ़ सकते हैं और कह सकते हैं कि ये पूरा अनजस्टिफाइड था, अब आप उसके लिए मुआवजा दे दीजिएगा। पर वहां तक पहुंचने में बहुत देर होता है। कभी कोर्ट्स कभी कोई ईडी मामला ट्रायल में तक उसका ट्रायल खत्म ही नहीं होता है, और जहां भी खत्म हुआ है बहुत सारे मामलों में एक्विटल हुआ है किसी और कारण। तो लेकिन कोई अनजस्टिफाइड मामले में ना सिर्फ भरपाई होनी चाहिए, पर जिन्होंने ये फैसला लिया था प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने का, उन पर भी मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन जो ईडी के अधिकारी हैं, क्या ये अपनी डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी नहीं कर रहे हैं? जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि केस को किस तरीके से दर्ज करना है, क्या कानून लगना चाहिए, उसका भी बेजा इस्तेमाल होता है। अभी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का ही जो केस था सुरेंद्र पवार का, उस दिन भी हम आपसे बात ही कर रहे थे किसी और प्लेटफॉर्म पर, तब आपने भी इस बात को कहा कि गलत वो केस था, इलीगल माइनिंग का केस था, जिसके तहत सुरेंद्र पवार को पीएमएलए के तहत उनसे पूछताछ की, 14 घंटे 40 मिनट वो पूछताछ चली, जबकि जस्टिस सिंधु को ये बोलना पड़ा कि भाई जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो गाइडलाइंस हैं, आप उनके तहत कुछ उस तरीके की समय सीमा होनी चाहिए। तो
तो क्या ऐसे ऑफिसर्स के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ऐसे जो ऑफिसर्स हैं, जो अर्निंग ऑफिसर्स हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? देखिए, ये जो एक्शन लेने वाले हैं वो भी तो ईडी में ही बैठे होंगे, ईडी के जो डायरेक्टर है। पर जब ईडी का डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में किसी और का हाथ नहीं होता है, या ईडी डायरेक्टर जब जब वो बैठ जाता है, अपने आप को बादशाह समझने लगता है, तो जब तक आप वो कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी वहां से नहीं शुरू करते हैं, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर किसी मामले में किसी कोर्ट ईडी के और चंद बड़े ऑफिसर्स को क्वेश्चन करे और शायद स्ट्रिक्चर्स पास करे, तभी तो शायद कुछ बदलाव आ सकता है। पर ईडी को एज एन इंस्टीट्यूशन सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, हमारा मैंडेट क्या है। हमारा मैंडेट यही ज्यादातर होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए जो ओरिजिनल वर्ल्ड वाइड जो मैंडेट था कि ड्रग्स मनी और आर्म्स मनी के जो एसेट्स है उसके पीछे उसको तोड़ना। पर अभी क्या हो रहा है, आप किसी के कोई घर या फ्लैट हो और उसके जो पिछला जो सेलर था और उसके पीछे जो सेलर था और उसके पीछे जो सेलर था, 3-4 सेलर पहले कोई किसी केस में फंसा है, तो आप कह देते हो को नहीं, ये जो फ्लैट है ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, इसे हम अटैच कर देंगे, अटैच करने के बाद बेचने की कोशिश करेंगे। तो ये जो ओवर ब्रॉड एप्लीकेशन ऑफ द लॉ है वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और उस पर कार्रवाई, अगर ईडी गलत कार्रवाई करती जाएगी तो जरूर मैं मानता हूं जल्द ही किसी मामले में कोर्ट्स उन पर बहुत सख्त एक्शन ले लेंगे। लेकिन जब कोर्ट्स इस तरीके का अल्टीमेटम ईडी को देती हैं, तो पर्टिकुलर केस में, जो भी केस के तहत इस तरीके का अल्टीमेटम आता है, क्या उन ईडी अधिकारियों के लिए कोई कड़ी सजा का प्रावधान कोर्ट्स नहीं कर सकते? भाई कोर्ट्स कह दे कि इसमें ये ऑफिसर ए बी सी थे और इनके खिलाफ ये सजा होनी चाहिए। क्या इस तरीके के स्ट्रिक्चर्स कोर्ट्स को नहीं पास करने चाहिए? ठीक है, अल्टीमेटम देने से क्या होगा, अभी हो सकता है कि फिर कोई दूसरा केस आ जाएगा जिसमें कि 4513 के तहत वो फिर से फंसा देंगे। नहीं, 4513 वो तो बेल ना देने की कंडीशंस है। पर अगर कोर्ट्स ये कह दे ईडी डायरेक्टर को ये मामला दर्ज क्यों हुआ था, आप इंक्वायरी करो और जो ऑफिसर्स है उसके बारे में आपने क्या एक्शन लिया है वो हमें बता दो। बिल्कुल, तभी, क्योंकि कोर्ट्स तो जब केस कोर्ट के सामने आता है वो नॉर्मली वो होता है कि साहब ये हमें बेल दे दीजिएगा, या साहब ये केस को खारिज कर दीजिएगा क्योंकि ये बनता नहीं है। तो कोर्ट का फोकस उस पर होता है, बेल देनी चाहिए या केस खारिज होनी चाहिए। इंसिडेंटली जब वो फाइल देखने लगते हैं तो फिर उनको समझ में आता है कि भैया इसमें तो कोई केस बनता नहीं था, कौन ऑफिसर था, क्या है वगैरह। तो फिर अगर उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा तो अलग से नोटिस देना पड़ेगा वगैरह वगैरह वगैरह। वो नॉर्मली कोर्ट्स का काम नहीं है। पर अगर किसी ऑफिसर के जो इन्वेस्टिगेटेड केसेस है वो उसे कोर्ट्स एक के बाद एक कोर्ट्स उन्हें नकार रहे हैं, तो डिपार्टमेंट को भी पूछना चाहिए कि तुम्हारे केसेस क्यों ऐसे रद्द हो रहे हैं, आपने कभी देखा था कि ये केस बनता है कि नहीं। तो अगर डिपार्टमेंट के अंदर कोई फिल्टर नहीं होता है तो फिर स्पेसिफिक एक्शन कोर्ट्स। लेकिन सर ये तो चीज बिल्कुल साफ हो गई है कि डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा कोई फिल्टर नहीं है, कोई भी जो उच्च अधिकारी है वो ऑफिसर से पूछ ही नहीं रहा है, क्योंकि उनको एक पॉलिटिकल डायरेक्शन मिला हुआ है कि भाई ठीक है, यू हैव टू गो बिहाइंड अरविंद केजरीवाल,
गो बिहाइंड हिम। संजय सिंह के खिलाफ जाना है, उनके खिलाफ जाइए। तो इस तरीके के तो एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, वो छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, वो उनकी ब्यूरोक्रेट थी, इसलिए आप उनके पीछे जाइए। तो ऐसे तो तमाम केसेस हैं जिनको लेकर बहुत कड़ी टिप्पणियां कोर्ट्स ने की, लेकिन ईडी के अधिकारी तो कोई उनको ऐसा नहीं लग रहा कि उनको कोई फर्क पड़ रहा है। और इसी तरह जिस फिल्टर की आप बात कर रहे हैं, वो फिल्टर तो कहीं से एग्जीक्यूट होता हुआ दिख नहीं रहा है। वो इसलिए क्योंकि वो केसेस तो अभी भी चल रहे हैं ना, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ या संजय सिंह के खिलाफ केसेस रद्द तो नहीं किए गए। फिलहाल तो बेल के स्टेज पे बेल आखिरकार मिला है। और कोर्ट्स नॉर्मली प्रोसिक्यूशन को यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स किसी प्रोसिक्यूशन को अपने आप वॉश नहीं करते हैं। जब आदमी का जो प्रयास होता है, जो भी इसमें फंस जाता है, पहला प्रयास होता है बेल का। बेल मिलने के बाद फिर वापस उसे क्वॉश करने का जो प्रोसीडिंग है, वो बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि भाई हम बाहर तो आ गए हैं, अब देखते हैं ट्रायल में वो लोग कुछ प्रूफ कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। अभी फिलहाल क्वॉशिंग का जो रेमेडी है उसमें नहीं जाते। जी। तो लेकिन ये मामला सिर्फ ईडी का ही नहीं है। यहाँ पर अभी सीबीआई के लिए भी कितनी कड़ी टिप्पणी बीच में अभी सुप्रीम कोर्ट ने की थी, जब उन्होंने कहा कि भाई आपको प्रूव करना है कि आप केज्ड पैरेट नहीं है, यू आर एन अनकेज्ड पैरेट। अब इंस्टीट्यूशंस आफ्टर इंस्टीट्यूशंस, और ये जांच एजेंसीज की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ईडी के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, वही हालत सीबीआई की भी है। आपको क्या लगता है कि ये इंस्टीट्यूशंस कैसे सुधरेंगे? क्या अदालतों को अब और कड़े इन पर ऑब्जर्वेशन देने होंगे या सजा का प्रावधान देना होगा, तभी ये सुधरेंगे, वरना ये ऐसे ही चलती रहेगी गाड़ी इनकी? देखिए, जब तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और अपने प्रोफेशन पर जो गर्व है, प्रोफेशनल इंटेग्रिटी जो कहते हैं, जब तक वो नहीं है तब तक चीजें सुधरेंगे नहीं। आप आपके ही फील्ड देखिएगा, जर्नलिस्ट पे भी आपके आपके बहुत सारे चैनल्स हैं जो बके जाते हैं, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। उन पर कोई रोक नहीं लगाता है, कोई अंकुश नहीं लगाता है, और लोग फिर और अगर वो अरेस्ट हो जाए तो कहते हैं कि जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर दिया है। तो जब तक जो प्रोफेशनल बॉडीज है अपने प्रोफेशनलिज्म को इन्फोर्स नहीं करते हैं अंदर से, तब तक हमारे इंस्टीट्यूशंस भी उनके काम करने में बहुत कुछ कमियां रहेंगी। एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशंस जैसे कोर्ट्स या रेगुलेटर्स जो है, वो कुछ हद तक बड़े बड़े केसेस में कुछ काम कर सकते हैं, पर जो रोजमर्रा का जो काम है वो अंदर से आना चाहिए। लेकिन कभी कभी पॉलिटिकल एक्सपीरियंसी भी दिखती है कि भाई चुनाव सिर पर है। अब जैसे सुरेंद्र पवार का केस था, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जो जज है जस्टिस सिंधु, जिन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया कि भाई 14 घंटे 40 मिनट आप किस तरीके से उनसे पूछताछ कर रहे हैं, कोई तो ह्यूमन इंटेग्रिटी है, दिस इज नॉट हीरोइज्म, ये बात उन्होंने कही थी। अब आपको क्या लगता है कि अब अगर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है, तो क्या 14 घंटे 40 मिनट तक इस तरीके की इनह्यूमन इंटेरोगेशन क्या ईडी नहीं करेगी? इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो क्या हाई कोर्ट्स के अलावा अब सुप्रीम कोर्ट को भी इन सारे पहलुओं पर ऑब्जर्वेशंस अपने देने होंगे और इसी तरीके के कड़े अल्टीमेटम्स देने होंगे, तभी शायद इन जांच एजेंसीज की आंखें खुलेगी। शायद, पर इसी सुप्रीम कोर्ट के एक तीन जजों के बेंच ने पीएमएलए एक्ट में बहुत सारे प्रावधान उसे वैध माना, और उसी के कारण इनको एक बहुत बड़ी छूट मिली थी। अब उसी कोर्ट के दूसरे जज जो पहले जजमेंट है उस पर शक जता रहे हैं कि शायद ये जजमेंट गलत था, जो विजय मदन लाल चौधरी का जजमेंट था, और उसमें फिर अभी रिव्यू भी हो रहा है। पर कुछ सॉल्यूशंस सिस्टेमिक है, जैसे पार्लियामेंट को ही अभी शायद देखना चाहिए कि ये जो कानून है उसको किस हद तक आप उदार बना सकते हो, और या किस हद तक आप उसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। शायद पार्लियामेंट को पहले देखना चाहिए, और कोर्ट्स को भी
जब इंटरप्रेट करते हैं लॉ को, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन इन अगेंस्ट द प्रोसिक्यूशन एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन इन फेवर ऑफ द डिफेंस, वो होना चाहिए। एक आखिरी सवाल करेंगे मिस्टर हेगड़े कि आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में सबक सीखेंगे वो लोग जो कि केंद्रीय जांच एजेंसीज को निर्देशन देते हैं, जो कि हमेशा ये होता है कि उनको एक पॉलिटिकल डायरेक्शन मिलता है और उनको चुनाव सिर पर है तो विपक्षियों जो विपक्ष के नेता हैं उनको धर दबोच लो, उनके खिलाफ इंक्वायरी लगा दो। क्या ये चीजें सरकार की ओर से और जांच एजेंसीज की ओर से कभी सुधरेंगी या सुधरने की कोई उम्मीद है? उम्मीद तो हमेशा कायम है, और उम्मीद सरकार पे नहीं है, एजेंसीज पे नहीं है, जनता पे है। जब जनता ये कहे कि साहब ये बहुत ज्यादती हो रहा है, और जब जनता वोट के वक्त और कई ये जो ओपन डिस्कशंस और पैनल्स में सब कहने लगे कि नहीं ये गलत है, तभी कुछ सुधार आ सकता है। पर अगर जनता कहे नहीं, अच्छा वो उसको अंदर कर दिया, ठीक कर दिया, वो हम तो उस पार्टी को वोट नहीं देते हैं, इसको अंदर कर दिया, ठीक कर दिया, ऐसे भी वो ये जो वो बोलता है हमें अच्छा नहीं लगता था, तो फिर जो भी प्रशासन है, जो भी एजेंसी है, वो हावी हो जाता है। तो हर डेमोक्रेसी सिर्फ 5 साल में एक बार वोट देने की बात नहीं है। डेमोक्रेसी हर दिन जिया जाता है और उसके लिए लड़ना पड़ता है। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट मेरा जो आखिरी सवाल है वो ये है कि एनफोर्समेंट एजेंसीज को जब उनकी अंतरात्मा नहीं जग रही है तो वो जिस तरह से काम कर रही है वो करती जाएंगी। उनको पॉलिटिकल डायरेक्शंस मिले हुए हैं तो मौजूदा सरकार का जो राजनीतिक हित है वो अगर सर्व हो रहा है तो वो नहीं बोलेंगे। तो क्या कोर्ट्स के ऊपर अब ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि इन केंद्रीय जांच एजेंसीज को कैसे उनको उनका स्थान दिखाया जाए, कैसे उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिखाया जाए कि भाई आप जनता के साथ गलत कर रहे हो? क्या कोर्ट्स के ऊपर ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आ गई है? जी, हर वक्त के रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते हैं कोर्ट्स पे, और कुछ कोर्ट्स ऐसे हमेशा होते हैं जो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी पर खरे उतरते हैं। कभी कभार देर होता है, पर जब उतर जाते हैं मैदान में, टिके रहते हैं। लेकिन क्या आज हम कोर्ट्स की आलोचना भी कर सकते हैं इस चीज को लेकर कि नहीं, उन्होंने जो भी अल्टीमेटम्स दिए ये बहुत देर में आए, इनको पहले करना चाहिए था? और जजेस के लिए भी तो लोग कह सकते हैं कि जो जजेस इन केसेस की सुनवाई कर रहे थे उन्होंने भी पूरा अपना माइंड अप्लाई नहीं किया, उनको भी ये सब जो चीजें अभी कह रहे हैं वो पहले भी कह सकते थे। पहले भी कह सकते थे, पर आपके ये जो व्यूअर्स है उनको भी पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस जो है हर 3 साल 5 साल बदल भी जाते हैं, और जो एजेंसीज है वो ये भी कभी कभार आइडिया लगाते हैं, अच्छा जो पिछले जज थे वो हमारे पक्ष में जजमेंट दे गए, अभी जजमेंट हमारे खिलाफ है, तो ठीक है, थोड़ी देर में ये जज साहब रिटायर हो जाएंगे, हम करते रहेंगे। ये जो है, ये जो थिंकिंग है एजेंसीज का, ये गलत है, क्योंकि जो कोर्ट भी है वो उसकी भी एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी और एक प्रेसिडेंट वैल्यू होता है, और जब वहां से आपको सिग्नल दिया जाता है कि भाई ज्यादा हो रहा है, तो एजेंसीज को भी सावधानी बरतनी चाहिए। बस एक आखिरी सवाल, उसके बाद कार्यक्रम को खत्म करूंगी, कि क्या अब वाकई में इन केंद्रीय जांच एजेंसीज के दिन बुरे आ गए हैं? क्योंकि जब कोर्ट्स लगातार, और एक नहीं कई कोर्ट्स अगर इस तरीके का संज्ञान लेने लगे और इस तरीके के अल्टीमेटम्स अगर उनको मिलने लगे, तो वाकई में अब ये दिन बुरे ही हैं ईडी और सीबीआई और तमाम वो जो एजेंसीज हैं जिस तरीके से काम करती हैं। जी मिस्टर हेगड़े, इस तरीके के जो काम करने के हैं उनके बुरे दिन शायद आए हैं, पर अच्छे दिन के भ्रम में अगर आप कुछ गलत काम करते जाओ तो आपके बुरे दिन आ जाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मिस्टर हेगड़े फॉर जॉइनिंग। थैंक यू वेरी मच।